चलो बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। कानून को समझने के लिए हम लोग अलग अलग एड्स, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। कानून क्या कहना चाह रहा है ना, लॉ क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए, कानून को समझने के हमने एक्सटर्नल एड्स तो कल पढ़ लिए है ना, फॉरेन जजमेंट्स, पार्लियामेंट्री फैक्ट्स, कमिटी की रिपोर्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंटरनल एड्स, इंटरनल कुछ रिसोर्सेज के बारे में जो हमको मदद करेंगे कानून को कैसे समझा सकते हैं। सबसे पहला है टाइटल। किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे पहले उसका टाइटल जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो टाइटल आपको ओवरलुक दे दे, वो आपको बता दे रीडर्स को कि वो कानून कहना क्या चाह रहा है। व्हाट इज ट्राइंग टू से। कुछ नाम कंफ्यूज करते हैं आपको टाइटल से नहीं समझ में आता कि कानून क्या कहना चाह रहा है। कुछ नाम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये क्लियरली बोल रहा है कि ये सेल मतलब गुड्स को बेचने से रिलेटेड बात कर रहा है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ये आपको नहीं बता रहा है कि किस लिमिटेशन की बात हो रही है। भाई डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड ये एक्ट है, उसके नाम से हमें समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। अच्छा, सिविल केसेस के किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं कोर्ट में, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स मतलब, अब टॉर्ट का मतलब आपको एक्जैक्टली नहीं पता, कर मतलब पता चल जाएगा। अब मतलब पता करने के लिए कौन सा एड्स लाओगे आप? एक्सटर्नल एड्स। क्या लिखे थे अपने? लीगल डिक्शनरी, बराबर है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के रॉन्ग की बात कर रहा है। तो नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब टाइटल। हाँ जी, तो किसी भी कानून को अगर आपको बेसिक रूप में जानना है कि वो कानून क्या कहना चाह रहा है, तो आप उसके टाइटल से जान सकते हैं कि उसकी क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है। जैसे अब मैंने आपको 2-3 नाम बताया, मैं 1-2 नाम और बताता हूँ। अब जैसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट का टाइटल ही बता रहा है कि वो कंपनियों के बारे में बात करेगा। तरह तरह की जो कंपनियां होती, पब्लिक, प्राइवेट, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, तो टाइटल कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव, मन हो पढ़ने का, उसकी जानकारी हासिल करने का इंटेंशन हो आपके पास, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगस नहीं होना। ठीक है, देखो आप टाइटल पढ़ के सिर्फ ये पता लगाना चाहते हो ना कि क्या कहना चाह रहा है लोग। ठीक है, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, नॉट प्रोवाइड क्लियर मीनिंग। वो सिर्फ आपको एक कंक्लूजन देता है कि टाइटल मतलब कानून किस बारे में है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसकी पूरी जानकारी नहीं देगा, वो आपको क्लियर मीनिंग नहीं देगा। उसके लिए तो आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। हम अगर टाइटल अट्रैक्टिव और रीडर्स के लिए आसान होना चाहिए समझने के लिए, जैसे इंडियन लिमिटेशन एक्ट, आई डोंट थिंक एक आम आदमी के बस का भी समझना कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, कानून को जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल, देखिए प्रियम्बल मैंने कुछ लिखा है यहां पर कि दरवाजे को देख के घर के अंदर का अंदाजा ना लगाएं। ये दरवाजा है किसी भी कानून का, किसी भी कानून का दरवाजा है। हाँ, अब दरवाजे को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि घर में क्या क्या होगा, किस प्रकार का घर होगा, क्या होगा, बट अंदाजा ना लगाएगा एग्जैक्टली घर क्या है। ये एक समरी वर्जन होता है होल एक्ट का, समरी वर्जन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है भाई द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ऑल आर इक्वल, सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। तो इससे अंदाजा तो हो जाता है कि किस बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं करता है, उसमें और भी चीजें हैं, बट हाँ आप प्रियम्बल को कोट करके ये बता सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कंपनीज एक्ट का प्रियम्बल क्या है कि वो कंपनीज के बारे में बात करता है ना, कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन को लेकर बात करता है। क्या लिखा देखो ना, इट्स प्रोवाइड एन आइडिया फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एक्ट। क्लियर है? पर्पस ऑफ मेकिंग एक्ट मतलब क्या कारण है कानून बनाने के पीछे और किस रॉन्ग को खत्म करने के लिए यह कानून बनाया गया। यह प्रियम्बल पढ़ के आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओपिनियन के लिए काफी है, कानून में क्या बात है, क्यों बनाया गया, इतना आपको समझ जाएगा, बट एग्जैक्टली डिटेलिंग आपको प्रियम्बल पढ़ के नहीं आएगी। जैसे कोई बुक पढ़ते हैं, आप नॉवल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर प्रियम्बल लिखा होता है ना कि ये बुक भैया मैंने इस पर्पस के लिए लिखी, इनका थैंक यू, इनका थैंक यू, इनका थैंक यू, इनका थैंक यू। उससे बुक, नॉवल समझ में आ जाती है कि आपको उससे बुक समझ में आ जाती है कि नहीं ना, अंदर पढ़ना पड़ता है, बट एक अंदाजा हो जाता है कि किस बारे में वो बुक कहना चाह रही है। जैसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, अब इनकम टैक्स एक्ट की बुक है, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट से क्लियर होगी टाइटल पढ़ के कि भैया इनकम के बारे में बात करेगा। अब
उसके प्रियम्बल में लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट डील विद द इनकम दैट इज अर्न बाय द सिटीजन इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के नाम आ गए, सैलरी आ गया, अदर सोर्सेज आ गए, है ना, पीजीबी कैपिटल गेन हो गया, पीजीबीपी हो गया, है ना। आप समझने में क्या बोल रहा हूँ अब इससे? अच्छा, तो हमको समझ में लगा कि अलग अलग सोर्सेज की भी बात करेंगे, बट इनकी डिटेलिंग नहीं मिलेगी हमें। डिटेलिंग के लिए तो हम अंदर से पढ़ना पड़ेगा, बस पर्पस समझ में आ जाएगा। जो समरी वर्जन होता है होल एक्ट का, जब भी कोई कानून में छेड़छाड़ होती है, लोग किसको याद दिलाते हैं? उसके प्रियम्बल को, कि प्रियम्बल के हिसाब से कानून है। तो प्रियम्बल में कानून में किसी प्रकार की छेड़छाड़, मतलब अगर एक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ प्रियम्बल के हिसाब से, प्रियम्बल में कुछ और लिखा और एक्ट कुछ कर रहा है, तो आपको एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? प्रियम्बल ही पढ़ते हैं, उससे अंदाजा लगा लेते हैं, फिर वो भरोसा करते हैं कि जो प्रियम्बल में लिखा था अंदर भी वही लिखा होगा। आप यहां तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी की, सोशल जस्टिस की, प्रियम्बल में, और वहां अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में तुम अमेंडमेंट्स ला रहे हो, इनइक्वलिटीज ला रहे हो, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हो, तो आप तो प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। द पर्पस ऑफ मेकिंग एक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हो गया हेडिंग्स। ये बहुत ही इजी सेक्शन है, इजी बात है। जब आपको कानून नहीं समझ में आता तो हेडिंग्स देख के बहुत सारी चीजें जैसे सेक्शंस के रूप में लिखी होती हैं, चैप्टर्स के रूप में लिखी होती है। जैसे आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये एक चैप्टर की हेडिंग है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा, स्टैट्यूट मतलब कानून के इंटरप्रिटेशन को लेके बात हो रही है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म होती है उसको लेके बात हो रही है ना। चैप्टर्स है ना, कंपनीज एक्ट में चैप्टर्स है कि नहीं है? कंपनी, अब फॉर एग्जांपल एक डिविडेंड, तो इससे ये पढ़ के तो क्लियर हो गया कि ये चैप्टर किसके बारे में बात करेगा? डिविडेंड को लेके, शेयर होल्डर्स के। इससे ये चीज तो क्लियर हो गई, ये बात तो समझ में आ गई आपको, इतना अंदाजा तो हो गया क्या डिस्कशन होगा। अब जैसे मैंने सेक्शंस की बात की है, अब जैसे सेल्स और अप्रूवल लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसी सेल्स की बात कर रहा है जो अप्रूवल बेसिस पर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब उस पार्टनर की बात कर रहा है जो पार्टनर है नहीं। डोरमेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी। तो ये हेडिंग्स आपको इतना तो बता देती किस बारे में बात होने वाली है। देखो, जो चीज टाइटल से ना समझे फिर क्या रिफर करेंगे? प्रियम्बल। जो प्रियम्बल से ना समझे फिर क्या रिफर करेंगे? ये सेक्शंस, हेडिंग्स। ऐसी कुछ हेडिंग्स है जो पढ़ने के बाद हमें नहीं समझ में आता। ये क्या कहना चाहिए? जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मुझे प्रॉपर्टी की मीनिंग नहीं पता है तो मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की मीनिंग कुछ और ही लगाऊंगा दिमाग में। जैसे प्रॉपर्टी की मीनिंग सेल ऑफ गुड्स में क्या होती है? ओनरशिप। तो हेडिंग्स को कब रिफर करते हैं? जब हमें डाउट होता है, हमें अगर लेजिस्लेचर को, मतलब जो कानून बना है उस पर कोई कंक्लूजन निकालना है, और रेफर ओनली वेयर ऑर्डिनरी मीनिंग इज नॉट क्लियर। ठीक है, अगर हमें अब जैसे प्रॉपर्टी करके हेडिंग दी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हमें क्लियर नहीं हो रहा वो क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसके हेडिंग में जाएंगे, सब हेडिंग्स में जाएंगे, सेक्शंस में जाएंगे। हेडिंग को हम तब रिफर करेंगे जब आप ऑर्डिनरी मीनिंग से उसको समझ, कानून को, उसके प्रोविजन को समझ नहीं पा। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल 1 2 3 के हिसाब से आ रहे हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है मार्जिनल नोट्स। ये आपको किसी भी लॉ की बुक में ऐसे कॉर्नर्स पे दिए रहेंगे, ऐसे है ना, ऐसे इस तरफ के कॉर्नर्स पे। अब देखिए है क्या ये? टिप्पणी करना, किसी प्रकार का ओपिनियन देना, किसी अदर देन जजमेंट। ये जो जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, एनसीएलटी के जो जुडिशरी से रिलेटेड, और ये बड़ा सब्जेक्टिव है। जिन जज को देना होगा देंगे, जिन जज को नहीं देना होगा नहीं देंगे। अब सुनिए, तो पूरी बात सुनिए। जब किसी कानून को हम समझने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी उस कानून को कोट करते टाइम हम किसी जज की टिप्पणी को भी कोट करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे कि जजेस कैन रेफर इफ देयर इज ए कंफ्यूजन। अब कोई हाई कोर्ट का जज है, वो फॉर एग्जांपल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कहीं पर रेफर कर रहा है, तो अब किसी जज ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर कोई टिप्पणी की होगी तो उसको रेफरेंस में ले सकता है। जैसे आपने समझा सोलोमन वर्सेस सोलोमन, अब उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कुछ कहा है, तो अगर आज कोई कॉर्पोरेट बिल का केस होगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम लोग कोट कर सकते हैं। तो ये जो है, मतलब ये तो फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है, बट ये मार्जिनल नोट्स होते हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक में दिए रहते हैं कि ये आपने पढ़े ना, बहुत सारे केस लॉज होते हैं, उनमें जजमेंट्स होते हैं, उन जजमेंट्स को कोट किया जाता है। वहां यूज नहीं करना जहां मीनिंग क्लियर है ना। उसका रीजन है, हम इसलिए उसको बोल रहे हैं कि हर बार यूज नहीं करना, क्योंकि जजेस माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन। कई बार क्या करते हैं लॉयर्स, किसी केस में एक जज के सामने दूसरे जज के किसी जजमेंट को या टिप्पणी को कोट करते हैं, जो कभी कभी सही होता है, कभी कभी सही नहीं होता। ठीक है, दैट इज मार्जिनल नोट्स।
जजमेंट के अलावा कोई टिप्पणी करे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर एग्जांपल फार्मर बिल आया, मान लो बिल एक्ट बन गया मान लेते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में इसका झगड़ा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखो भैया तुम कानून बना रहे हो, ठीक है, हम कानून बनाने को तुम्हारे हाँ बोलते हैं, ठीक है, एग्री करते हैं, तुमने कानून लीगली बनाया, बट एक टिप्पणी है, अगर किसी भी प्रकार का वायलेशन हुआ फार्मर के राइट्स का, ये उन्होंने टिप्पणी के तौर पर दिया, मतलब अदर देन जजमेंट तो सुना दिया उन्होंने कि चलो ठीक है कानून पास कर दो बट उन्होंने एक टिप्पणी भी दी, मतलब एक ओपिनियन, जिसको आप फ्यूचर कर सकते हैं एज ए लॉयर या एज ए पिटिशनर। जैसे बहुत सारे रेयरेस्ट केसेस होते हैं ना, जैसे रेप हो गया, इसमें बहुत सारे जजमेंट टिप्पणियां होती हैं, तो उन ओपिनियन को भी आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, वो भी तो मैटर करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये बहुत आसान है, आपने कभी कभी देखा होगा कंपनीज एक्ट में, मान लो एक वर्ड है ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना अभी आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, तो मान लो ऐसा आया स्टार्टअप कंपनी, अब वो पूरे कंपनीज एक्ट में उसका जिक्र कहीं भी नहीं है, जब कहीं भी नहीं है तो बताना पड़ेगा ना कि स्टार्टअप कंपनी क्या होता है। तो आपने देखा होगा नीचे में ही एक बॉक्स बना होता है, वहां एक्सप्लेनेशन में इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे अब सिक्योरिटीज एक्ट तो पढ़ रहे नहीं है, बट कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज तो आता है शेयर कैपिटल में स्पेशली, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करके लिखा रहेगा, आपने देखा होगा ना। और तो जब कोई वर्ड रिपीटेटिव नहीं है जब कोई प्रोविजन रिपीटेटिव नहीं है उस एक्ट में, तो लिखा ना जो रेयरली ऑकर होते हैं, तो आप क्या करेंगे बताओ, उसका एक्सप्लेनेशन उसके नीचे दे देंगे जो मैंने आपको बताया। ओके, खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, जो रिपीटेटिव नहीं है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। शेड्यूल्स, ये इनएक्टमेंट का एक पार्ट है, मतलब एक्ट का एक पार्ट है, एक साथ पढ़ना हमको, रीड ऑल टुगेदर, डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं ना कंपनी एक्ट के अपने शेड्यूल्स है, आरबीआई एक्ट के अपने शेड्यूल्स है, जैसे है ना इंक्लूजन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। क्या होता है शेड्यूल्स में, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं। सब सीएसआर पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें शेड्यूल 2 कंपनियां, शेड्यूल 3 कंपनियां, तो अब आपको नहीं समझा ना, अरे शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 है क्या, तो आप पढ़ोगे अच्छा, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन शेड्यूल्स में दिए रहते हैं, है ना। किसी भी एक्ट को अलग अलग शेड्यूल में बांटकर फिर आप अलग अलग चैप्टर्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो इनएक्टमेंट का पार्ट ही अलग से कोट नहीं किया गया। अब आपने कई बार देखा होगा दो प्रकार के एग्जांपल्स होते हैं, एक होते हैं केस लॉस, जो मैंने आपको बताया, होते हैं एग्जांपल्स, भी वो बनाए हुए एग्जांपल्स होते हैं ना उनके, तो आप एक्स वाई की जगह ए भी कर दो, बट आप उसका एसेंस नहीं चेंज करोगे जो वो कहना चाह रहे। बहुत सारे एक्ट में आपने पढ़े हो ना, जनरल क्लॉजेस एक्ट में, सीआरपीसी में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे एग्जांपल साइटेड होते हैं, बहुत सारे केस लॉज होते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, पढ़े हो ना आप लोगों ने। ये भी एक्ट का पार्ट है, मतलब ये बाहर से नहीं डाला उन्होंने, जब कानून बन रहा था तो जब एक्सपर्ट्स बैठे थे तो उन्होंने इन केस रेफरेंसेस के, है ना, केस लॉस के इंक्लूजन खुद बैठ के किए हैं, ऐसे मन दड़ंग नहीं डाल दिया, छापने वाले ने नहीं डाल दिया, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ मेकर, लेजिस्लेचर ने। ये देखो जो एग्जांपल लॉ मेकर क्रिएट करेगा उसमें ए भी दिखेगा, ए एक्स वाई, तो ये भी आपको चेंज नहीं करना है, इसको भी आप कोट कर सकते हो, इसके थ्रू आप लॉ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हम तो पूरा लॉ ऐसे ही पढ़ते हैं, और कुछ केस लॉज तो ये तो ऑलरेडी सेटल्ड केस लॉज है, जिसको आप ऐसे रेफरेंस यूज कर सकते हो, और इनको आप अल्टर नहीं कर सकते। कैसे अल्टर करोगे, ये तो हो ही नहीं सकते अल्टर केस लॉज, और ये भी लॉ मेकर ने डाला ना, ए बी एक्स वाई, आपको नाम चेंज करना, आप नाम चेंज कर देना एग्जाम में, पर पढ़ते टाइम जो उसके अंदर लिखा हुआ उस एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल तो आपको वैसे ही पढ़ना होगा, आप चेंज कैसे कर दोगे, यू कैन नॉट अल्टर दैट। आप एक आध एग्जाम्पल चेंज करके देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एग्जांपल चेंज करके देखो, आपको जमेगा ही नहीं जमेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल चेंज कर दो आप अंदर का, आप लोग नहीं सर मैं ए और बी को सेम रखता हूं, एग्जांपल कैसे करोगे, आपको एग्जांपल बनाया ही उसके लिए ठीक है। सबसे लास्ट में ये सब इंटरनल एड्स है जो आपको कानून को समझने में मदद करते हैं, ठीक है, समझा। छोटा सा सेक्शन है, आपको जैसा मैंने लिखा हो ना ऐसा भी लिख दिया ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया और आपने पढ़ लिया, ठीक है। कोई भी कानून प्रियम्बल को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, प्रियम्बल मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट बता रहा, उद्देश्य बता रहा कानून बनाने का, और जब हमें कानून में कोई कंफ्यूजन होता है तो हम प्रियम्बल को पढ़ के उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं,
सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, ठीक है। चलिए फिनिश, चार्ट्स बना के रखने हैं पूरे कॉपी में, है ना, कुछ भी नहीं। एक मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं जैसे कि देखिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ये हो गया चैप्टर का नाम, देखिए समझ में तो आ गया, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। अब उसमें एक सब हेडिंग है कि भाई ये बात करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी। अच्छा, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, नहीं इंडेमनिटी गारंटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन है, एक प्रकार का प्रीएम्बल है, समझ लो, आप बता रहे हैं किस बारे में बात होने वाली है, ठीक है। ये ओवरव्यू है, डिवाइड कर दिया कि इस बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा सेक्शन के साथ, अभी पढ़े ना अपने सेक्शंस, ठीक है, क्लियर है। ये इसको भी आप प्रीएम्बल कह सकते हैं, जो आपको एक ओवरव्यू बता रहा है कि ये एक्ट किस बारे में बात करने वाला है। हेडिंग्स, अब जैसे सिक्योरिटी वर्ड आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, जैसे इंडेमनिटी वर्ड है। अब इंडेमनिटी वर्ड बार बार आ रहा है इस एक्ट में, तो उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत आपको नहीं है, एक बार आता तो देते। ये एग्जांपल्स की बात कर रहा था मैं, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर मैं एक्स की जगह वाई कर दो ना, मगर ये जो एसेंस एग्जांपल है ये चेंज नहीं होगा, तो बनाया इसलिए क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल जो है, तो कहां से मैं मदद ले रहा हूं कानून को समझने में, इंटरनली ले रहा हूं ना, ठीक है। ये आपके सामने पूरा का पूरा देखो, एग्जांपल्स देखो आपके सामने, ठीक है, ओके, खत्म। आई होप आपको समझ गई होंगी चीजें। अब मैं चलता हूं, अपन लास्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। बहुत आसानी से पढ़ा है हमने, ध्यान रखिए, हाँ।